नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सौरमंडल में चंद्रमा और सूर्य दो ये प्रत्यक्ष ग्रह आपको देखने को मिलते हैं। जो सूर्य की आभामंडल है वो सबको पता है कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और चंद्रमा के अंदर जो छाया है उसके बारे में भी सभी को पता है। आज इसको हम ज्योतिष विद्या से जानेंगे कि चंद्रमा का जातक पे क्या प्रभाव पड़ता है और इससे होने वाली परेशानियां क्या क्या होती है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। आज फिर हमारे साथ पंडित आचार्य सुरेश पांडे जी हैं, जिनका हम स्टूडियो में पहले स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। आपने सवाल सुना होगा जी कि चंद्रमा क्या है हमारे शरीर के लिए और इसका क्या प्रभाव पड़ता है जातक पे। बिल्कुल बिल्कुल जी, सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। आज आपको मैं चंद्रमा के बारे में बताता हूँ। पहले तो हम बताते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। अथर्ववेद के अनुसार, पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे। 10 मानस पुत्र हैं मरीच, अत्रि, नारद, पुलस्त, पुलह, वशिष्ठ, अंगिरा, क्रतु और आपके दक्ष, मनु, वैवस्वत मनु। तो अब इसमें से जो हम चंद्रमा जी हैं, तो चंद्रदेव जो है ये अत्रि के पुत्र हैं। अत्रि पुत्र यानी कि अनुसुईया जी का तो पूरे विश्व में, पूरे तीनों लोकों में उनकी जो महानता है, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्रियों में सबसे पहले अनुसुईया जी का नाम लिया जाता है। एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, इन्होंने पतिव्रत धर्म की उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश धर करके उनके घर गए, और घर जाने के बाद उनसे ये शर्त रखी, अनुसुईया माता से इन्होंने ये शर्त, तीनों देवों ने ये शर्त रखा कि आप मुझे, हम लोगों को निर्वस्त्र होकर के भोजन कराइए, तब हम भोजन करेंगे। माता अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म के कारण उन तीनों देवों को नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिससे कि वो नवजात शिशु, छोटे छोटे नवजात शिशुओं को फिर निर्वस्त्र होकर के उन्होंने भोजन कराया। लेकिन इसके बाद उनके मन में मातृत्व जाग उठा और उन्होंने जो है पुत्र संतान पैदा करने का उनमें जो है विचार आया, जिसके कारण उनसे 3 पुत्र पैदा हुए। एक दत्तात्रेय, दूसरे नंबर के थे चंद्रमा और तीसरे नंबर के थे दुर्वासा। जो दत्तात्रेय थे ये विष्णु के अंश थे। दत्तात्रेय जी अत्रेय ऋषि के कारण, दत्त नाम था उनका, अत्रि ऋषि का पुत्र होने के कारण उनका दत्तात्रेय नाम रखा गया। और ये जो है मोक्ष की तरफ, तपस्या की तरफ लग गए, और इनको जो है सृष्टि में कोई वो नहीं हुआ, औचित्य इन्होंने नहीं देखा, और सिर्फ नाम ही नाम रह गया। नाम ही नाम रह गया दत्तात्रेय जी का। बहुत बड़े ऋषि थे ये दत्तात्रेय जी, तपस्या कर रहे हैं। और दूसरे नंबर में आते हैं हमारे दुर्वासा ऋषि, शिवांश, शिव जी के अंश हैं वो। तो दुर्वासा ऋषि जी भी क्रोध के कारण जाने जाते हैं। क्रोध बहुत था उनमें, दुर्वासा ऋषि में। उनका भी जो है नाम सीमित रह गया, एक दायरा सीमित रह गया। और तीसरे नंबर में है हमारे चंद्रदेव, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। चंद्रमा जी, चंद्रदेव, चंद्र का कुंडली में यानी कि जातक की कुंडली में बड़ा ही महत्व है। इस तरह से ये तीनों पुत्र जो है अत्रि देव के अत्रेय संतान कहाई। अब हम बताते हैं आपको, इसके बाद दक्ष प्रजापति की, इनका विवाह कैसे हुआ, चंद्रमा का विवाह किस तरह से हुआ। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन्होंने देखा चंद्रमा जो है बहुत सुंदर, कांतिमान है, और उन्होंने निर्णय लिया कि चंद्रमा के साथ अपनी इन 27 कन्याओं का विवाह कर दें। उन्होंने जो है 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। वो सभी कन्याएं सुंदर थीं, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। तो चंद्रमा ने ये निर्णय लिया कि एक दिन एक पत्नी के साथ वो बिताएंगे,
लेकिन 27 कन्याएं सभी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी, सुंदर थी। इसके बाद भी चंद्रमा ने रोहिणी को ज़्यादा वो मानते थे। इस बात को लेकर के उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को गलित होने का श्राप दे दिया, क्षय होने का श्राप दे दिया। इससे चंद्रमा बहुत निराश हो गए, बहुत दुखी हुए और वो जो है समुद्र के किनारे सौराष्ट्र सोमनाथेचा, गुजरात में आज भी पश्चिम तट में जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर जो है इन्होंने शिवलिंग बना करके महान तपस्या शिव की। इस घोर तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर के चंद्रमा के समक्ष आ गए और उन्होंने कहा कि देखो, सारी समस्याओं को जानकर उन्होंने कहा कि देखिए, दक्ष प्रजापति के शाप से तो मैं मुक्त नहीं कर सकता, क्षय तो होना पड़ेगा, लेकिन आप जो है 15 दिन के बाद, 15 दिन तो क्षय होगा, फिर 15 दिन के बाद फिर आपकी शक्ति बढ़ेगी। तभी से चंद्र जो है, यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या तक इनका क्षय होता है और अमावस्या से फिर पूर्णिमा तक ये जो है चंद्र बली होने लगता है, इनका आकार बड़ा होने, इनमें शक्ति आने लगती है। यानी कि जो चंद्रमा का रूप घटता बढ़ता रहता है वो अमावस्या से लेके पूर्णमासी तक क्रमशः बढ़ता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अमावस्या तक बिल्कुल शून्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता, लोग दिखाई नहीं। अमावस्या के दिन चंद्र बिल्कुल जो है बहुत ही क्षीण माना जाता है। अमावस्या से लेकर के पूर्णमासी तक इनको बल मिलता है, चंद्रमा बढ़ता रहता है, आकार बढ़ता है और पूर्णमासी के दिन पूर्ण चंद्र जो है होते हैं और फिर पूर्णमासी के बाद अमावस्या तक इनका रूप घटने लगता है। इस तरह से क्षय और वृद्धि इनकी होती रहती है। तो इसका मतलब पंडित जी, जिस तरह से ये शून्य पे आ जाता है, यानी कि क्षय हो जाता है पूरी तरह से जी, और पूर्णमासी के दिन जैसे पूर्ण रूप इनका हो जाता है, बिल्कुल। तो जैसे जैसे इनके आकार बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि जातक पे भी उसी तरह का प्रभाव होता जाता है। बिल्कुल, जातक के मन पर, कुंडली में चंद्रमा मन का कारक है, तो अगर चंद्र पूर्ण बली है, पूर्णमासी का चंद्रमा है, तो जातक जो है अच्छे विचारों वाला, क्योंकि विचार जो है मन में ही पैदा होते हैं, मन कई बार जन्म लेता है। सूर्य एक अकेले चलता है और चंद्रमा जो है हजारों बार जन्म लेता रहता है। मन जो है मनुष्य के शरीर में विचार प्रकट होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा का रोल जो है मनुष्य के विचारों से भी जो है इसका जुड़ा हुआ है, क्योंकि चंद्र मन है, विचार है, थॉट्स हैं, तो ये जो है इसका प्रभाव पड़ता है। जातक पे क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे इसको हम देखते हैं? चंद्रमा का जातक पर प्रभाव बहुत ही पड़ता है इसका। जैसे कि देखिए, अगर किसी को चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा गलित का कारक है, चंद्रमा क्षय होता है, तो लोगों को क्षय रोग की बीमारी हो जाती है, यानी टीबी की बीमारी, जो कि छाती और फेफड़े से संबंधित है। तो एक तो ये हो गया। चंद्रमा अगर कमज़ोर है, नहीं, इसको जरा समझाइए आप कि अगर कुंडली में चंद्रमा का क्षय हो रहा है तो वो क्षय रोग से ग्रसित हो जाएगा। बिल्कुल, अगर चंद्रमा कमज़ोर है, हाँ, कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है और उसका कुंडली में और ग्रहों लग्नेश कमज़ोर है, तो उसको फिर क्षय रोग यानी टीबी, छाती के रोग, फेफड़े के रोग, इससे संबंधित बीमारियां होती हैं। जी जी। तो और भी किस तरह से प्रभाव पड़ता है इसका जातक पे? बीमारियों में जैसे कोल्ड कफ भी हो जाना, ब्रेन की संबंधित बीमारी हो जाना, जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है इस तरह की होती है। वो मनोबल उनका कमज़ोर होता है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती। और जिनका चंद्रमा उच्च का होता है, जिनका चंद्रमा या टॉरस में यानी वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, कर्क इसकी स्वराशि है, पूर्णमासी में चंद्रमा अच्छा मजबूत होता है, तो इन दिनों जो लोग पैदा होते हैं पूर्णमासी को टॉरस राशि में, वृषभ राशि में, कर्क राशि में, ऐसे व्यक्तियों का चंद्रमा मजबूत होता है और उनके जो विचार हैं वो बड़े ही अच्छे विचारों वाले होते हैं। चंद्रमा अगर मजबूत हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। चंद्रमा का जीवन में बली होना बहुत आवश्यक है। जीवन की सभी कलाएं, जीवन में जीने की जो क्षमता है वो चंद्रमा के कारण ही होती है। जैसे चंद्र के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने जब युद्ध में अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उधर मार काट पड़ी थी, उनका चंद्रमा देखिए कितना बलवान था, किसी तरह का कोई डर नहीं, कोई भी संशय नहीं, वो जो है एक दृढ़ पुरुष की तरह जो है उपदेश दे रहे थे और चारों तरफ से लाशें बिछी थी, मार काट हो रहे थे, लेकिन उनका मन जो है डगमग नहीं हुआ। ये चंद्र का ही बल है।
तो इस तरह से चंद्रमा जो है लोगों के कुंडली में अच्छा हो तो वो व्यक्ति बड़े ही मानसिक अच्छे विचारों वाले और डगमग नहीं होने वाले, निर्णय की क्षमता वाले होते हैं। बच्चों में अगर इसका प्रभाव देखा जाए, 10 साल के कम के बच्चों का में अगर प्रभाव देखा जाए इसका, तो किस तरह से गोचर होता है ये प्रभाव? चंद्रमा का गोचर है बच्चों की कुंडली में अगर देखा जाए तो ये अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो ये बालारिष्ट बनाता है। पाप ग्रहों से ग्रस्त हो जाए तो उनको बार बार जैसे फीवर है और कोल्ड कफ है, निमोनिया है, इस तरह की बीमारियां होती हैं। ब्रेन से संबंधित मानसिक बीमारी भी हो जाती है। यानी ये चंद्र अष्टम भाव में हो गया, आयु भाव में हो गया और वो शनि से पीड़ित हो गया, मंगल से, राहु से, तो वो बालारिष्ट योग बिल्कुल बनाएगा। और बालारिष्ट रोग में 12 वर्ष तक बच्चे को जो है बड़ा कष्ट होता रहता है, इसीलिए नाम इसका बालारिष्ट है। तो बच्चों को इससे बचने के लिए उनको जो है उनसे मंत्रों का जाप कराना चाहिए, उनसे हवन कराना चाहिए, उनको चंद्रमा धारण करवाना चाहिए, मून स्टोन धारण करवाना चाहिए, मोती उनको धारण करवाना चाहिए। इससे उनका चंद्रमा जो है मजबूत होता है। ये कई बार देखा गया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको काले धागे में चंद्रमा, चांदी का चंद्रमा पहनाया जाता है। जी जी। स्टोन भी मोती पहनाई जाती है। हाँ, वो चंद्रमा के क्या इसका प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये चंद्रमा की कारक हैं ये वस्तुएं, और इन चीज़ों को धारण करने से ये चंद्रमा मजबूत होता है। क्योंकि मन ही जो है व्यक्ति के जीवन में मन ही सारे चीज़ों को, विचारों को, सबको कंट्रोल करता है। तो इससे जो है जब मन अच्छा होगा, प्रसन्नता बढ़ेगी और ये चीज़ें जो है दूर हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे, चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो इसलिए हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अगर हम जैसे कोई स्टोन पहन लिए, जैसे चंद्रमा अगर कारक है उसमें, तो हमने मूंगा वो पहन लिया, मोती पहन ली जी, फिर हमने चंद्रमा भी धारण कर लिया जी, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये प्रभाव डालता है और ये शुभ फल देगा? वैसे जैसे चूंकि साइंस स्टूडेंट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे मोती है, मोती यानी रिंग फिंगर में धारण करें, यह उंगलियों का से कनेक्शन होता है। जैसे ये बुध की उंगली हो गई, ये रिंग फिंगर सूर्य की उंगली हो गई, इसमें सभी रत्नों को धारण किया जा सकता है। इसमें जो मिडिल फिंगर है, बीच वाली है, इसमें से शनि का स्टोन पहना जाता है। इसमें बृहस्पति का स्टोन पहना जाता है। इसमें सूर्य वाली उंगली में सभी ग्रहों का सूट करता है जी। तो इसमें जब हमें जो है मोती धारण करना चाहिए, और जब हम इसमें मोती धारण करते हैं तो इसका कनेक्शन ब्रेन से होता है, हार्ट से होता है, यानी कि नाड़ी से होते हैं। बिल्कुल, नाड़ियों से होता है। और जो हमें चंद्रमा की वाइब्रेशंस हैं उसको, वो जो है यहाँ जाती हैं ब्रेन तक, और उसका संचार पूरे बॉडी में होता है, और हमारा चंद्रमा मन मजबूत होता है, और चंद्रमा से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। यानी कि आपके कहने का मतलब कि जो ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा का जो प्रभाव पड़ता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफॉर्मिटीज आती हैं जी जी, मतलब अवगुण हमारे दिमाग में पैदा होता है, और फिर वो रिफ्लेक्ट होता है विचारों में, और फिर वो कार्यान्वित होता है। उसमें अगर हम चंद्रमा का सेम अगर हम धारण कर लें, जो ग्रह नक्षत्रों के जो माणिक्य है, मूंगा है, पत्थर है, जो कुछ भी है, हाँ, हर ग्रह से संबंधित जो है, तो वो नसों के द्वारा, हाँ, नाड़ियों के द्वारा वो ब्रेन तक जाता है और उसको शांति प्रदान करता है, यानी कि उसका काट बन जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उस ग्रह की एनर्जी हमें बॉडी पे आ जाती है। तत्वों का गेम है। जी जी, तत्वों का है, जैसे जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इससे ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो जब हमें ये चंद्रमा का तत्व, जल तत्व, ये जो है शांति प्रदान करता है, शांति का कारक है चंद्रमा, तो इससे जो हमारे मन को शांति मिलेगी और मन हमारा मजबूत होगा, चंद्रमा की क्वालिटी बढ़ेगी, और चंद्रमा से जो संबंधित जो कमजोर चंद्रमा है उसको ये सबल बनाता है, संबल देता है। तो चलिए, आपको चंद्रमा पे जो भी इन्फॉर्मेशन पंडित जी ने दी है, मुझे लगता है कि आपको बेहतर लगा होगा। अगर और भी कोई जानकारी है तो आप निश्चित तौर पे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, ताकि उस पर विचार करके पुनः हम आगे का वीडियो बना सकें। अगर आप अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण चाहते हैं, कुंडली से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप पंडित सुरेश जी से बात करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वे आपको समाधान बताएंगे, सटीक उपचार बताएंगे, और आपको एक ऐसा तंत्र मंत्र का
दायरा देंगे, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आपने देखा कि चंद्रमा का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा को ठीक रखने के लिए आप बेहतर होगा कि आप अच्छे पंडितों से सलाह लें, अच्छे स्टोन्स धारण करें, ताकि उसका आपके शरीर से कनेक्शन हो और वह आपको शुभ फल दे। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।